Welcome back, children. We are continuing chapter number 7, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो आज़ादी के बाद के भारत के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस इस पे ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, और जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इसका था कि किस प्रकार से भारत आज़ाद हुआ, और कुछ जो पार्ट्स थे वो भारत यूनियन ऑफ इंडिया के साथ आने से मना कर रहे थे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन इनको भी हमने किस प्रकार से भारतीय यूनियन के अंदर यानी कि भारत के अंदर मिलाया। फिर हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, उसके बाद फ्रेंच और पोर्टुगीज कॉलोनीज जो थी, तो उन जगहों पे भी हमने धीरे धीरे अपना कब्जा किया, और फिर हमने रीऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेशन किया इंडियन स्टेट्स का, यानी कि किस प्रकार से भारत जो था उसको अलग अलग पार्ट्स में मतलब स्टेट्स का रूप दिया, जो कि बेस्ड था लिंगुअल फॉर्म पे, यानी कि लैंग्वेज के आधार पे इसको अलग अलग स्टेट्स के रूप में बांटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक वो है रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म क्या है वो यहाँ पर हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन विच पीपल फॉलोइंग diverse religions, speaking different languages, belonging to different castes, races, and cultures have been living since centuries in this country. No other country in the world has such diversity as India has. Cultural progress is not associated with particular caste or creed, but it is a unified effort of people living in India. तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि भारत जो है एक डाइवर्स कंट्री है, यानी कि यहाँ पर भिन्नता, वो कहते हैं ना हम लोग अनेकता में एकता नजर आती है। यानी कि वैसे देखने जाए तो भारत में अलग अलग तरह के सब चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भारत जो है वो एक है। यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, भाषाएं अलग अलग बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग इनका सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम सब लोग जो हैं वो भारतीय हैं, और यही भावना हमको जोड़ कर रखे हुए। ऐसा दुनिया में और कोई देश नहीं है जहां पर आपको इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिले। अगर आप यूरोप चले जाएं, वहां की किसी भी कंट्री में, तो वहां पर आपको ज़्यादातर क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे, चर्चेस देखने को मिलेंगी, वही एक ही कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में आप आइए तो मेरे ख्याल से पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व के दर्शन हो जाते हैं। तो भारत को डेवलप करने में किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट ने, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन ने योगदान नहीं दिया है। ये हम सबका देश है, और हर एक व्यक्ति जो भारत का हिस्सा है वो इसकी तरक्की में पूरे तरीके से सम्मिलित रहा है। One of the main reasons for creating the feeling of regionalism are certain greedy politicians, various communal groups who exploit the feelings of people and lure them for their motives. The people who create and instigate regionalism are harmful elements for national unity and integrity. The aspiration for personal development is good thought, but the one who poses danger to the society at large never aspires for overall development of a country. Activities harming one's own state and country should not be done. Instead, working for one's own country is necessary. After achieving independence, the thought for one's own country should come first instead of state. It becomes very obvious for people speaking common language, sharing common culture, and living in certain specific geographical region for a long time to develop emotional bondage for one another. Language, caste, and religion are the main 3 important factors for creating regionalism. अब यहाँ पर कहा गया है रीजनलिज्म, जैसे कि अब रीजनलिज्म होता क्या है, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा प्लीज़। रीजनलिज्म किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि अलग अलग भारत के हिस्सों में रहने वाले जो लोग हैं वो जो हैं उनका अपनी मिट्टी से, अपने वतन से, अपने देश से, अपनी स्टेट से, अपने गांव से एक अलग ही लगाव रहता है। आज आप देखते होंगे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स की बात करें, आप जरूर किसी न किसी गांव से तो आपकी जड़ें जुड़ी होंगी, यानी कि हमारा जो रूट्स रहती हैं वो किसी न किसी गांव से जुड़ी होती हैं। भले ठीक है आपका जन्म
आज किसी सिटी में हुआ होगा, लेकिन भले आप भारत की किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स काम कर रहे होंगे, शिफ्ट हुए होंगे, लेकिन पीछे अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जरूर किसी न किसी गांव से बिलोंग करते थे, और उस गांव के प्रति, उस मिट्टी के प्रति उनका जो लगाव रहता है वो इतना ज़्यादा रहता है कि वो हर समय उसके बारे में बात करते हैं, और जब वो उसके बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही हंसी है, अलग ही मुस्कुराहट रहती है। और ख़ासकर बुजुर्ग जो है हमारे, उनके एक ही सपना रहता है कि अगर वो रिटायर होकर जाएं तो वो अपने गांव ही जाकर बसें, यानी कि उनका यही सपना रहता है कि जिस मिट्टी में वो जन्म लिए हैं उसी में उनकी अंतिम सांस भी निकले। तो ये चीज़ हमको दिखाती है कि कितना हम लोग उन जगहों से प्यार करते हैं, उन चीज़ों से प्यार करते हैं जहाँ पर हम जन्मे होते हैं, जहाँ पर हम पले बड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रीजनलिज्म के बारे में। तो आज भारत के किसी भी हिस्से में आप जाकर रहते हो, लेकिन आपका जो प्यार है आपकी स्टेट के प्रति, वो तो एक अलग ही दर्जे पे देखने को मिलेगा। आज हम देखते हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी है, और जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है, राइट्स में एक राइट ये भी रहती है कि आपको फ्रीडम है। किस चीज़ का फ्रीडम है? राइट टू फ्रीडम मतलब कि आप भारत के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम कर सकते हैं, तो ये आपकी राइट है। उसी प्रकार से हम भारत के अन्य हिस्सों में जाकर कहीं भी रहकर कोई भी काम करके जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमारा अपनी मिट्टी से, यानी कि अपने गांव से, अपने देश से, अपनी स्टेट से खासकर बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अब वो स्टेट जिसमें कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर एक ही धर्म, एक ही तरह के लोग देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कोई व्यक्ति भले वो किसी भी स्टेट का हो, लेकिन हम देखिए, हम क्रिकेट से इसको एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं कि जब भारत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहा होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में बात करें 2021 की बात करें, तो अभी आप जानते हैं कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो जब हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हमारे मैचेस हैं तो हम सिर्फ एक ही भी बात जानते हैं कि हमारा भारत देश जीतना चाहिए, यानी कि वो एक ही टीम है। अब उस टीम के अंदर जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कोई पंजाब से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई साउथ से होगा, कोई नॉर्थ से होगा, कोई गुजरात से होगा, तो अलग अलग पार्ट से होगा। लेकिन हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें क्या चाहिए कि भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जीतना चाहिए, किसी भी कीमत पे जीतना चाहिए। दैट्स व्हाट वी वांट। फर्स्ट टेस्ट मैच में जैसे आपने देखा था, भारत जो था तो सेकंड इनिंग में 36 रन पे ऑल आउट हो गया था, तो दैट वाज अ रियली डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बुरा अनुभव था हमारे लिए। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड टेस्ट हमने जीता, तो हम सब लोग बहुत ही खुश हुए इस बारे में। तो यहाँ पर स्टेट मैटर करती है? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि हम विदेश यानी कि दूसरे देशों के साथ खेल रहे हैं, तो हमें हमारा देश जीतता हुआ दिखाई देता है। फिर उस देश के जीतने में किसी भी खिलाड़ी का योगदान हो वो हमें नहीं दिखता है। यानी कि हमारे लिए क्या जरूरी है कि देश जीतना चाहिए। लेकिन वही चीज़ आप आईपीएल पे आ जाइए। आईपीएल में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी एक स्टेट बन जाती है। वी आर फ्रॉम पंजाब, तो मुझे तो भी किंग्स 11 पंजाब बहुत पसंद है। भले वो परफॉर्म अच्छा करे, उसमें कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे ये होता है कि भी हमारा जो नेटिव स्टेट है, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, वो चीज़ जीते। तो ऐसी ही भावना जो रहती है उसको कहते हैं हम रीजनलिज्म, यानी कि अपने रीजन से जुड़ी हुई भावना। तो ये जो भावना है ये हमें तोड़ती है एक्चुअल में, क्योंकि भारत जो एक विशाल देश है, और हम अगर स्टेट्स देखिए, हम जब आज़ाद थे, आज़ाद हुए जब हम, तब हम कितनी स्टेट्स में बटे हुए थे? 562, यानी कि हम उस समय स्टेट्स में बटे हुए थे। कितनी थी? 562। तो आपने देखा था ऊपर जो पिछले टॉपिक्स मैंने आपको समझाया कि हमने इन इतनी स्टेट्स को जोड़कर कंबाइन करके हमने भारत बनाया, लेकिन हमने फिर इनसे स्टेट्स बना दी। यानी कि आप देखिए, जब हमने 562 रियासतों को जोड़ा तो एक भारत बना। फिर उन रियासतों को जोड़ने के बाद हमने इसको 4 पार्ट में बांटा। आपने देखा, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, डी डिवीजन हमने किया। फिर हमने इनको बांटा लैंग्वेज के आधार पे। लैंग्वेज के आधार पे बांटने पे इसके पार्ट्स थोड़े ज़्यादा हो गए, और अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि हम भारत जो है इसके और ज़्यादा पार्ट्स करने को तैयार है। कैसे? आपने देखा ही है, तेलंगाना बन गया, अभी बोडोलैंड की डिमांड शुरू हो रही है। तो अलग अलग पार्ट्स, महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन की डिमांड शुरू हो रही है कि विदर्भ बनाया जाए। तो अगर हम लोग इस तरीके से धीरे धीरे फिर से देश को तोड़ते जाएंगे, तो फिर क्या मतलब हुआ सरदार पटेल और बाकी हमारे लीडर्स की मेहनत का, जिन्होंने इतनी स्टेट्स को जोड़कर भारत बनाया था?
अगर हमें फिर से उतनी ही स्टेट्स करनी है तो फिर हमने जोड़ा ही क्यों था। तो ये जो भावना है रीजनलिज्म की, ये वो भावना है जो आपको आपके पर्टिकुलर रीजन से, यानी कि जिस भी रीजन में आप रहते हैं उससे जोड़ती है। हम गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात को भी कई पार्ट में बांटा गया। देखिए गुजरात को देखिए, सौराष्ट्र है, कच्छ है, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात। तो हर एक अलग अलग एरिया में रहने वाला व्यक्ति, उसकी पहचान उसके एरिया से होती है। अब वो व्यक्ति भले गुजरात के अंदर कहीं भी जाकर काम कर रहा हो, लेकिन उसका लगाव उसके पर्टिकुलर नेटिव प्लेस से, अगर वो कच्छ का व्यक्ति है तो उसका कच्छ से जो प्रेम रहेगा वो दूसरे गुजरात से नहीं बन पाएगा। अगर कोई व्यक्ति सौराष्ट्र से है और वो किसी और जगह पर साउथ गुजरात में काम कर रहा है जाके, तो भी उसका लगाव जो रहेगा वो सौराष्ट्र से ज़्यादा रहेगा। तो ये जो भावना है यही है रीजनलिज्म, और ये भावना हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ऐसी भावनाएं जो हैं, इसका फ़ायदा लिया जाता है ज़्यादातर ग्रीडी पॉलिटिशियंस के द्वारा, जो लालची, ये जो है ना सत्ता के भूखे लोग, ये इस तरीके से हम लोगों को बांटते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि भारत जो है वो एक देश है जिसको हमने सरदार पटेल जैसे महान लोगों ने इतनी स्टेट्स को जोड़कर बनाया है। तो अगर हम अपने लालच के लिए इनको तोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये देशद्रोह से कम नहीं होगा। अब रीजनलिज्म को क्रिएट करने वाले कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में। अब आप देखिए, एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, अब भाई आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं और आपको एक गुजराती बोलने वाला व्यक्ति, गुजराती व्यक्ति को मिल जाए, आई एम फ्रॉम गुजरात सपोज, और मैं आप तमिलनाडु में रह रहा हूँ और वहाँ पर मुझे एक और गुजराती मिल जाए, तो भाई उसके प्रति जो मेरा लगाव होगा वो और किसी के प्रति नहीं बन पाएगा। क्योंकि भी ऐसा फील होगा भी जैसे मेरा भाई मिल गया, भले वो हम लोग दूर दूर तक नहीं जानते एक दूसरे को, भले वो गुजराती दूसरे छोर पे रहता और मैं दूसरे छोर पे रहता हूँ, लेकिन हम दोनों जब मिलेंगे तो वी विल बी फीलिंग सो हैप्पी। ऐसा लगेगा जैसे कि अपना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। तो ये क्या है कि भाई एक ही भाषा बोलने वाला व्यक्ति मेरे ही वतन का, मेरे ही स्टेट का है, इसलिए वो लैंग्वेज जो है उससे लगाव हमको, उस भाई से, उस व्यक्ति से लगाव ज़्यादा हो गया। देखिए लैंग्वेज स्टिमुलेट्स रीजनलिज्म। लैंग्वेज जो है वो रीजनलिज्म को और बढ़ावा देती है। पीपल इन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया इन साउथ इंडिया डिमांड न्यू रीजन्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस। अब उत्तर भारत के अंदर जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और साउथ इंडिया के अंदर जहाँ पर नॉन हिंदी रीजन है, वहाँ पर लोग जो हैं वो भाषा के आधार पर, अलग अलग भाषा के आधार पे स्टेट्स की डिमांड करते रहते हैं कि अलग अलग रीजन्स बनाए जाएं बोली के हिसाब से, कि भाई कौन सी बोली हो। जैसे गुजरात में देख लो आप लोग, अब गुजरात में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए कच्छी बोली जाती है, सुरती बोली जाती है, चरोतरी बोली जाती है, ठीक है। तो ये बोलियों के आधार पर अगर हम देखें, इन भाषाओं के आधार पर हम गुजरात को भी अलग अलग पार्ट्स में बांट दें तो फिर हमारा देश तो फिर से टुकड़े में टुकड़े होते जाएंगे इसके भाई। तो इस तरीके से लोग जो है डिमांड करते हैं। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ डिवीजन ऑफ रीजन्स एज पर द लिंग्विस्टिक बैरियर्स। तो हमारी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने ऑलरेडी लिंग्विस्टिक बैरियर्स के आधार पे ही, यानी कि भाषा के आधार पर स्टेटों को बांटा है। अगर हम इनको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे कितने टुकड़े हो जाएंगे हमारे देश के, आप सोच सकते हो। तो पहला इसमें रहता है रोल वो लैंग्वेज का। दूसरा है कास्ट और रिलीजन का। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया। सुपीरियरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन सर्टेन रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशन। बोडो पीपल इन असम हैव been demanding a different region, therefore stormy movement have been taking place. Ulfa terrorism is active in Assam, Punjab, हरियाणा सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म। अब देखिए इसके एग्जाम्पल और देखिए, लैंग्वेज का तो हमने देखा, कास्ट और रिलीजन की बात करते हैं। अब भारत जो है वो एक विशाल देश है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, ऑब्वियसली, जैसे कि हिंदू राष्ट्र है हमारा वैसे, लेकिन यहाँ पर सब धर्मों के लोग समान रूप से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ एरियाज हैं वहाँ पर, जैसे आप पंजाब में चले जाइए, सिख्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। वैसे ही आप गुजरात के कुछ पार्ट्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको मुस्लिम्स ज़्यादा मिलेंगे, कुछ पार्ट्स के अंदर हिंदूज ज़्यादा मिलेंगे, तो अलग अलग। वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, तो ये जो है ये चारों स्टेट्स का जो ट्रेडिशन, कल्चर, लाइफस्टाइल सब डिफरेंट है दूसरे पार्ट से। अब यहीं पर रहने वाले जो असम हमारा स्टेट है उसमें एक तरह के लोग रहते हैं जिनको बोडो पीपल कहा जाता है। अब वो लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक अलग स्टेट दी जाए जिसको नाम दिया जाए बोडोलैंड,
असम वैसे ही आपको पता है छोटा सा स्टेट है हमारा, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। अब यहाँ पर रहने वाले बोडो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें बोडो लैंड दिया जाए। इसके लिए मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा उल्फा टेररिज्म जो कि असम में एक्टिव है। उल्फा एक टेररिस्ट ग्रुप है, एक आतंकवादी ग्रुप है जो कि असम के अंदर एक्टिव है और बोडोलैंड की डिमांड में वो मदद कर रहा है बोडो पीपल की। फिर आप देखिए रीजनलिज्म के कारण ही पंजाब और हरियाणा को भी सेपरेट किया गया। अब एक्चुअल में आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा जो थे वो एक समय था जब दोनों एक ही थे और इनको अलग किया गया। क्यों अलग किया गया? रीज़न आप भी आज भी आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर जितने नॉन पंजाबीज रहते हैं और हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे पंजाबीज रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग करने की नौबत क्यों आई? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड दैट इज रीजनलिज्म। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। अब बिहार से झारखंड बना है, ये भी आप जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से बना है और उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से बना है। ये रिसेंट पार्टीशन है हमारे यहाँ पर। करंटली द डिमांड फॉर सेपरेट विदर्भ रीजन फ्रॉम महाराष्ट्र। अभी बात की जाए तो विदर्भ बनाए जाने की डिमांड की जा रही है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र का जो एक पार्ट है जिसको विदर्भ कहा जाता है वो अलग किया जाए महाराष्ट्र से। लेकिन ये हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये हमारे देश की यूनिटी के लिए बहुत ही घातक है। Constitution of India declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. During the time of reorganization of state, regional demand should not be priority, but unity of the country should be the main aim. तो रीऑर्गेनाइजेशन जब स्टेट्स का किया गया था उस समय हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि कौन सा रीजन किसको मिले। हमारा एक ही एम होना चाहिए और वो है यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि देश की यूनिटी। हमारा देश एक दिखना चाहिए कि फिर से कोई गोरे यहां पर राज करने ना आ सकें। ये हमारा एक पर्टिकुलर मोटिव होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा मेन जो एम होना चाहिए वो देश की यूनिटी होना चाहिए, ना कि हम देश को तोड़ें रीजन्स के आधार पर। तो हमने देखा कि रीजनलिज्म किस प्रकार से देश के लिए घातक है। अब हम देखते हैं रीजनल इनइक्वालिटी के बारे में। रीजनल इनइक्वालिटी, रीजन किसको बोलते हैं मैंने आपको समझा दिया कि भारत के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये सब इसके पार्ट्स अलग हैं। अब इनके अंदर भी रीजन्स आ जाते हैं। गुजरात में देखिए कच्छ रीजन है, सौराष्ट्र रीजन है, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एक्सेट्रा। द फॉरेन रूलर्स डिड नॉट अंडरटेक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन प्लेसेस वेयर दे वुड नॉट गेट एनी इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी रीजनल इनइक्वालिटी क्यों हुई, यानी कि रीजनल इनइक्वालिटी होने का रीजन क्या है। रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब कि भी आप देखिए कि कोई पार्ट तो वो बहुत डेवलप्ड है और कोई पार्ट ऐसा है जो डेवलप नहीं है। अब देखिए गुजरात में ही ले लीजिए, कच्छ जो एरिया है वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। इससे पहले ये एक पिछड़ा हुआ इलाका था, बैकवर्ड एरिया था, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात है वो वेल डेवलप्ड है। तो इसका रीजन क्या है? सरकार है इसका रीजन? नहीं, इसका रीजन है कि जो फॉरेन रूलर्स, जो अंग्रेज या जो भी विदेशी ताकतें भारत में रूल कर रही थी, वो डेवलपमेंट सिर्फ उन्हीं जगहों पे उन्होंने किया जहां पर उनको इकोनॉमिक फायदा हो। अब देखिए अंग्रेजों को फायदा जहां हो रहा था, अब 1853 में उन्होंने रेलवे लाइन भी बिछाई थी, आपको पता है थाने और मुंबई के बीच में, तो वो इसलिए बिछाई थी ताकि उनको फायदा हो। उन्होंने पूरे भारत में थोड़ी बिछाई थी रेलवे लाइन, तो उन्होंने वहां वहां डेवलपमेंट किया था जहां जहां उनको बेनिफिट मिल रहा था। एज ए रिजल्ट देयर वाज रीजनल इनइक्वालिटी इन सब्जेक्ट। तो इस कारण से रीजनल इनइक्वालिटी पैदा, यानी कि कुछ जगह जहां पर डेवलपमेंट हो गई, जहां पर उनको फायदा था वहां डेवलपमेंट हो गई, और कुछ जगह जहां पर फायदा नहीं था वहां डेवलपमेंट नहीं हुई। After independence, the Planning Commission was formed for social and economic development of India. One of its main aim was the balanced development of different regions. अब अंग्रेज तो चले गए रीजनल इनइक्वालिटी क्रिएट करके, लेकिन आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया? प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसका काम था भारत के हर एक हिस्से के अंदर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना, यानी कि बैलेंस बना के रखना। इनफैक्ट regional pressure, certain political reasons, the tug of war to take development programs to their own regions, the maxims for the development, etc., and other factors played an important role in it. Therefore, regional inequality is seen in matters of equal development. Resources of development grants given are the factors for regional inequality. अब देखिए अंग्रेज चले गए, ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद रीजनल प्रेशर। अब देखिए किसी पर्टिकुलर रीजन का कोई अगर नेता बन जाता है व्यक्ति, तो वो अपने रीजन को डेवलप करने की कोशिश करेगा ताकि अगले साल फिर उसको जो इलेक्शन हो तो उसको वोट मिले। पॉलिटिकल रीजन्स होते हैं, तो इसी कारण से कुछ पर्टिकुलर रीजन से हमारा डेवलपमेंट बढ़ गया और बाकी जगहों पर डेवलपमेंट कम हो गया।
जैसे कि अब भाई मैं यहाँ से नेता चुना जाऊँ, मैं इलेक्शन लड़के जीत जाऊँ, तो भाई मेरा सबसे पहला मोटिव होगा कि इस जगह को जहाँ पर मैं रहता हूँ उसको डेवलप करना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग खुश होंगे, मैं अगले साल फिर यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा तो लोग कहेंगे भाई बहुत काम किया इस बंदे ने यहाँ के लिए, तो मुझे फिर वोट मिलेगा, मैं फिर जीत जाऊँगा। तो इसी कारण से लोग जो है अपने अपने पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को बहुत ज़्यादा डेवलप करते जा रहे हैं, जबकि पूरे देश को जो जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो नेता चुने गए हैं पूरे देश के, तो वो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। तो ऐसे में डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उसका उपयोग वो अपने रीजन के लिए ज़्यादा करते हैं, ना कि पूरे देश के लिए करते हैं। और ग्रांट्स जो दी जाती है, ग्रांट्स का मतलब होता है जो पैसा सरकार की तरफ से दी जाता है, जैसे कि आप जानते हैं ना, रोड वगैरह बनाने के लिए सरकार ग्रांट देती है, स्कूल कॉलेजेस बनाने के लिए भी सरकारी जो है वो सरकार ग्रांट देती है। अब जहाँ पर ग्रांट ज़्यादा मिलेगी वो एरिया जल्दी डेवलप हो जाएगा, जहाँ पर ग्रांट्स कम आ रही हैं, जहाँ प्रॉपरली जहाँ पर उसको लगाया नहीं जा रहा है, तो वो एरिया डेवलप नहीं होगा। तो इससे रीजनल इक्वालिटी बढ़ेगी। Even within developed, moderately developed and less developed states, internal inequality exists considerably. अब ऐसा नहीं है कि भाई पूरा स्टेट ही डेवलप नहीं हुआ है। अब ऐसा होता है कि स्टेट के अंदर कुछ पार्ट है वो डेवलप्ड है, कुछ एरिया है वो मॉडरेटली डेवलप्ड यानी कि मीडियम है, और कुछ एरिया उस स्टेट का ऐसा है जो लेस डेवलप्ड है। ठीक है, अब स्टेट्स जो हैं वो भी ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स हैं वो डेवलप्ड हैं, कुछ कम डेवलप्ड हैं और कुछ बिल्कुल ही कम डेवलप्ड हैं, लेकिन उनके अंदर भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि उनके अंदर अब कोई स्टेट जो है वो बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पूरी स्टेट ही डेवलप्ड है, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो लेस डेवलप्ड है। एग्जाम्पल लीजिए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, अब हम महाराष्ट्र का नाम लेंगे, मुंबई देखिए, मुंबई पुणे जैसे शहर है यहाँ पर, नासिक, तो हम महाराष्ट्र का नाम लेते हैं, इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन इसके अंदर भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि विदर्भ रीजन है, मराठवाड़ा है, ये दोनों कैसे एरियाज हैं, दे आर द बैकवर्ड प्लेसेस। तो महाराष्ट्र का जब नाम आता है तो इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट का हमारे जहन में ख्याल आता है, लेकिन जब आप अंदर महाराष्ट्र में भी झांक कर देखेंगे तो विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे जो एरियाज हैं वो बैकवर्ड हैं। वैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, वो एक वेल डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन यहाँ पर भी रायलसीमा और तेलंगाना जो है ये बैकवर्ड एरियाज है। देखिए इसी रीजन से शायद तेलंगाना बनाया गया, क्योंकि तेलंगाना को जो डेवलपमेंट चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, इसीलिए आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना को अलग किया, यानी कि एक नई स्टेट बनी है हमारी तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से बनी है। रीजन इज व्हाट कि मे बी शायद ये बैकवर्ड थी और यहाँ पर डेवलपमेंट उतना नहीं मिल पा रहा था जितना आंध्र प्रदेश के दूसरे पार्ट्स को मिल रहा था। सम रीजन्स आर अहेड इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट व्हाइल सम रीजन्स आर अहेड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कुछ एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है और कुछ एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। देयर आर मैनी फैक्टर्स बिटवीन द स्टेट्स विच आर क्वाइट विजिबल फॉर रीजनलिज्म। देयर आर सम स्टेट्स हु आर एट लॉगरहेड्स फॉर बाउंड्री इश्यूज इवन दो दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। अब कुछ स्टेट्स जो है वो आपस में बाउंड्री इशू पे लड़ रही हैं, यानी कि देखिए हम भारत का एक पार्ट हैं, वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है हम लोग, हर एक स्टेट जो है, लेकिन फिर भी आपस में बाउंड्री के लिए लड़ाई हो रही है। जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है बाउंड्री की लड़ाई चल रही है, पंजाब और हरियाणा बाउंड्री के इश्यूज चल रहे हैं। नैरो माइंडेडनेस इज सीन इन रीजन्स टू एक्वायर पर्सनल मोटिव रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब लोगों की जो नैरो माइंडेडनेस यानी कि छोटी सोच हम बोल सकते हैं, वो भी दिखाई देती है। लोग इवन फ्लो ऑफ वाटर, पानी के लिए लड़ रहे हैं कि भाई पानी जो रिवर का पानी है वो तो सबका है भाई, लेकिन कोई स्टेट बोलती है भाई ये रिवर मेरी स्टेट से बहकर आ रही है, सबसे ज़्यादा इसके पानी पे मेरा हक है। मिनरल्स की बात करें, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की बात करें, और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जो दूसरे हैं उनकी बात करें, तो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नैरो माइंडेडनेस है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब इतना ज़्यादा बड़ा तवज्जो दे देते हैं और देश की एकता को खतरे में डाल देते हैं। दिस रीजनल इनइक्वालिटी एंड नैरो माइंडेडनेस इज ट्रेमेंडसली हार्मफुल टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो ये जो रीजनल इनइक्वालिटी है और लोगों की नैरो माइंडेडनेस है, यानी कि छोटी सोच जो है, ये देश की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मीन्स फॉर प्रिजर्विंग कंट्रीज डिग्निटी, सुपीरियर पोजीशन शुड बी प्लान्ड रेदर देन टेकिंग इंटरेस्ट इन रीजनल डेवलपमेंट। अब हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश की डिग्निटी, एकता, अखंडता और देश को दुनिया में एक सर्वोच्च स्तर पर लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी रीजनल डेवलपमेंट की, यानी कि हर एक रीजन को डेवलप करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें और जैसा चल रहा है चलने दें, हमें रीजनल डेवलपमेंट करना होगा और हर एक रीजन को इक्वल डेवलपमेंट से
नवाजना होगा। हर एक जो रीजन है जब वो फील करेगा कि वहाँ पर काम हो रहा है तो वहाँ के लोगों के अंदर इस तरह की फीलिंग आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार से हम देश को एक डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा रीजनल इनइक्वालिटी के बारे में और रीजनलिज्म के बारे में। अब लास्ट इसका टॉपिक जो है वो हम लोग अगले क्लास के अंदर शुरू करेंगे और होपफुली विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर इन द लास्ट क्लास। थैंक यू।